अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से। एपेक्स कमेटी का इजलास भी आज वहां पर हुआ है। बलूचिस्तान में 2 रोज़ कबल दहशत गर्दी के वाक़यात के बाद बोलान से मज़ीद 2 अफराद की लाशें मिली हैं। उसके बाद जांबाक अफराद की तादाद 54 हो गई है। मूसा खेल, बोलान, कल्लात और मसूम में दहशत गर्दी के 8 वाक़यात के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस और लिविस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए बड़ों ने भी सर जोड़ लिए। एपेक्स कमेटी का इजलास बलूचिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज हो रहा है। एपेक्स कमेटी इजलास से कबल वज़ीर आज़म कोयटा पहुंचे और बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का उन्होंने जायजा लिया। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान, आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की है। ये अहम इजलास हुआ और इस इजलास में कुछ अहम फैसले भी इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करना है। ये जो दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, ये तमाम जो दहशत गर्द तंजीमें हैं और जो खारजी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं और जो अंदर जो घुस बैठी हैं, उन्होंने मिलकर ये एक नापाक का इन्होंने स्कीम बनाई और उसके नतीजे में पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के अफसर और सिपाही शामिल हैं, जिसमें FC के हमारे जवान शामिल हैं, लेविस के जवान शामिल हैं और सिविलियन। इन सब का लहू रायगा नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। न सिर्फ बलूचिस्तान, न सिर्फ KP, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी दोबारा 2018 के बाद बदकिस्मती से इसने सर उठाया है, इसका सर कुचला जाएगा। वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। ज़ाहिर शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। शराजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात ये बलूचिस्तान में पेश आए और उसके बाद अब एपेक्स कमेटी का इजलास भी आज हो रहा है। वज़ीर आज़म वहाँ पर मौजूद हैं, अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी इश्यूज़ पर जो है वो बातचीत की जा रही है। इस वक्त आप क्या समझते हैं हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहाँ पर लैग कर रही है? क्योंकि जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो हो रही हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियाँ भी दे रही हैं, तमाम तरह ऑपरेशंस भी उसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकली इनको इंगेज करने की कोशिश नहीं की गई या कोई इस किस्म का इकदाम नहीं उठाया गया कि किसी पॉलिटिकल लेवल पर कोशिश की जा सके? शुक्रिया। काफी कॉम्प्लेक्स हुआ है और इसमें ताकत नहीं है। जहाँ तक पॉलिटिकल बात है, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल जो इनिशिएटिव दिए गए थे उसको एंगेज भी किया गया, लेकिन मेरे साथ में फेडरल गवर्नमेंट बलूचिस्तान और जो कबायली इलाके और ख़ासतौर पर जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स के इलाके, उनके मामलात को बड़ा सीरियसली नहीं ले रही। और अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान का इशू सिर्फ सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है, बल्कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इस लिहाज से है कि बलूचिस्तान के अंदर न सिर्फ मकामी तौर पर जो नाराज बलोच हैं उनके मामलात एक तरफ, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी वार जो कि इंटरनेशनल पावर्स बलूचिस्तान के अंदर खेल रही है। और जाहिर बात है कि इस रीजन को एक लिहाज से कह सकते हैं कि वोलेटाइल रखना उनके इंटरेस्ट में है। इसमें हमें बड़ी खुल की बात करनी चाहिए। जो हमारे हॉस्टाइल दुश्मन है, आप उसको इंडिया को रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी इस खित्ते के अंदर काफी ज्यादा अपना असर और रसूख रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली रीजन यही है कि जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक तरक्की के लिए जो इनिशिएटिव CPEC की शक्ल में आ रहा है, BRI की शक्ल में आ रहा है, उसको भी एक लिहाज से काउंटर करना जो है वो उनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। दूसरा देखिए, इस वक्त गवादर पोर्ट की जो सूरत हाल है, गवादर एयरपोर्ट की चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। जाहिर बात है कि इस तमाम चीजों को काउंटर करने के लिए यहाँ पर लोकल ऑपरेटर्स, इन तमाम हॉस्टाइल जो एजेंसीज है उनको जरूरत है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे ऐसे दूसरे ममालिक जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली तरक्की करे CPEC और गवादर की इनिशिएशन के बाद। ये तो एक अलग एस्पेक्ट हुआ। अब जहां तक आपने कहा कि जी पॉलिटिकली देखें, हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट देखी मकामी सतह पर, आपने मकामी ट्राइबल एल्डर्स को भी इस्तेमाल किया और कई BCO के हिसाब से वो लोग जो कि कभी जो है वो हथियार उठा के लड़ रहे थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ या पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ, उन्होंने बाकायदा सरेंडर किया और हुकूमत के साथ जो है वो
पाकिस्तान की तरक्की और बहाली के लिए लेकिन उन्होंने काम सर, करने जैसा कि का आप भी कह रहे हैं फैसला कि सियासी तौर पे भी कोशिश की गई है और की जा भी रही है, लेकिन अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो सबसे बड़ा मसला जो है वो मिसिंग पर्सनस का है। लेकिन एक दो तरफा जो है मौक़िफ़ है। एक तरफ जो महरंग बलोच हैं जो एक तहरीक चला रही हैं बाकायदा तौर पे, वो इल्ज़ामात लगाती हैं रियासती इदारों पर, तो दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो BLA में लोग हैं जो कि दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी में इन्वॉल्व हैं, मिसिंग पर्सनस उनमें पाए जाते हैं। तो इस मसले को किस तरह से हल किया जा सकता है, क्योंकि सदियां पुराना मसला है जो बलूचिस्तान में अभी तक भी चल रहा है? देखिए, इसमें दो इश्यूज हैं। बेशक हम मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं, वो कितने होंगे, सैकड़ों में होंगे, मेरे ख्याल में लाखों या करोड़ों में नहीं है। और वो मिसिंग क्यों है? बिल्कुल मेरे ख्याल में हमारी स्टेट की पॉलिसी थोड़ी बहुत शायद वो लोग जो कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे हैं, किसी लिहाज से वो पाकिस्तान के खिलाफ म्यूटनी करते रहे हैं, पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ जो है वो किसी भी लिहाज से किसी एक्टिविटी में मुलविस रहे, तो उनके खिलाफ बाकायदा केसेस होने चाहिए थे, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए थी और उनको कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ट्राई करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये मिसिंग पर्सन वाला मामला इतना ज्यादा संगीन सूरत इख्तियार ना करता। अब स्टेट की पॉलिसी के अंदर बिल्कुल फ्लॉज है, उसको दूर करना चाहिए और इस इशू को एड्रेस भी करना चाहिए। दूसरा, मैं एक बात पे हमें इस बात से भी इत्तेफाक करना चाहिए कि हर मिसिंग पर्सन जो है वो बेगुनाह भी नहीं हो सकता। हाँ, तरीकेकार अलग है। अगर आपने किसी शख्स को चार्ज करना है, आप उसके खिलाफ FIR करें, केसेस करें, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में ट्राई करें, जो उसका के खिलाफ जो है मुकदमा होगा उसको उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली हमारी अदालतों का जो निजाम है वो आप देख सकते हैं कि 146वें नंबर पे अगर हमारी अदालतें हैं तो वहाँ इंसाफ और बाकी मामला कैसे चल सकते हैं। बाकी जो अहम इशू है, आपने BLA की बात की, इसमें BNA है, इसमें BLA है, इसमें दूसरे सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं है कि ओपनली वो क्लेम करते हैं, सोशल मीडिया पे क्लेम करते हैं, हथियार उठा के क्लेम करते हैं कि हम जो है उनके बकौल बलूचिस्तान की आजादी के लिए बात करें। तो आप बलूचिस्तान की आजादी या पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। और दूसरा देखिए, क्रॉस द बॉर्डर इसके अंदर एक बड़ा मामला है। ये बताइएगा कि इस वक्त वो लोग जो कि ISK की शक्ल में है, जो कि ETIM या तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जो कि यूगर मिलिटेंट्स और दूसरे सेंट्रल एशियन मिलिटेंट्स पे मबनी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये दासू का जो वाकया हुआ, बलूचिस्तान से लिंक किया गया और जाके वहां पे चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट किया गया, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि BLA, BNA, BNP ये तमाम ऐसे सेपरेटिस्ट ग्रुप या दहशतगर्द ग्रुप हैं जिनको अक्रॉस द बॉर्डर बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और वो हार्डकोर मिलिटेंट्स उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो अब सोचना ये होगा कि ये आम लोग तो नहीं। आप देखें, एक पॉइंट अगर आप मुझे इजाजत दें, आप देखें कि आम लोग क्या इतना ऑर्गेनाइज तरीके से ट्रेन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हैं और आराम से भाग भी जाते हैं। वो इतना सोफिस्टिकेटेड असले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लेटेस्ट गैजेट भी इस्तेमाल कर रहे हैं। है कि इन कलदम तंजीमों को फाइनेंस कौन करता है? इनके पास इतनी बड़ी मिकदार में जो है असलहा कहाँ से आता है? बहुत से सवालात हैं जो जन्म लेते हैं, लेकिन अब सब मिल बैठे हैं जो बड़े हैं। अब देखना यह है कि वो क्या अहम फैसले करते हैं और क्या बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल हो पाती है या नहीं। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने सुबह सिंध की साहिली पट्टी पर तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बुहिरा अरब में रन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव मौजूद है। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात या कल तक पहुंच सकता है। हवाओं के इस दबाव से साइक्लोन तूफान आने का खदशा है, जबकि हवाओं इसके दबाव की वजह से सिंध के इलाकों थरपारकर, बदीर, हैदराबाद, कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कि मुमकिना समंदरी तूफान का डीप डिप्रेशन कराची के जनूब मशरिक में 270 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। इससे मुमकिना तूफान से समुद्र में तूफ़ानी का भी खदशा है। तूफ़ानी बढ़ने से साहली इलाके इब्राहिम हैदरी मुबारक विलेज में आबादी में पानी आ सकता है। माहीगिरों को खुले समंदर में ना जाने का मशवरा भी दिया गया है और डीप डिप्रेशन जो है वो अब कराची के साहली इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इससे मानसून बारिशों का सिलसिला भी जारी है। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है और डेफिनेटली सैलाबी सूरत हाल भी कुछ इलाकों में देखी गई, जिससे लोगों को कुछ मुश्किलात का भी सामना है। कराची के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची की जो इंतज़ामिया है या जो सूबाई हुकूमत है वो ये दावे कर रही है कि हमारे तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल हैं। तालीमी सरगर्मियाँ भी जो है वो महकमा तालीम ने उन इदारों पर जो है वो छोड़ दी, तालीमी इदारों पर कि वो तालीमी सरगर्मियों को मुअत्तल करते हैं या जारी रखते हैं। तमाम तर
सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रख कर जो हवाले से फैसला किया जाएगा। अरबाब अली चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदे खुसूसी, उनसे बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मज़ीद लेंगे। अरबाब, आप बताइएगा, मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया था और कराची के कुछ इलाकों में बारिश हुई भी है, क्या इंतज़ामात देखने में आए हैं? जो ये कहा जा रहा था कि मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा हो गया, लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो इस वक्त है क्या मनाजिर क्या है शहर के? जी, इस वक्त जोरदार बरसात का सिलसिला जारी है। जैसे कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई थी कि 31 अगस्त तक यहाँ पर 200 मिलीमीटर बारिश पड़ सकती है, तो लिहाजा बारिश का सिलसिला जारी है। इंतजामात यकीनन कहीं कहीं बड़ी सड़कों पर पानी शायद मौजूद न हो, लेकिन दरमियानी सड़कें और जो लिंक सड़कें हैं और छोटे इलाके वहाँ पर पानी मौजूद है, वहाँ पर सड़कें टूट फूट भी गई हैं। कई अहम शाहराहों पर भी सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है। यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि पता नहीं किसके हदूद है, यहाँ पर हदूद का भी झेड़ा है। कोई कहता है कि ये जी फलां की हदूद है, लिहाजा ये हमारी नहीं है। यहाँ KMC की भी हदूद महदूद है, यहाँ दीगर इदारों की भी हदूद महदूद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। खुसूसन सड़कें टूटने और पानी की निकासी न होने की वजह से जो मिनटों का सफ़र है वो घंटों में होता जा रहा है और शहरी बड़े जो है वो यहाँ नाला है, और इसी वजह से शहरी इस रहमत को जो है जहमत समझते हैं। ऐलानात तो होते हैं कि जी रेन इमरजेंसी का ऐलान हो गया, यकीनन उस पर अमल दरामद भी हो रहा होगा। कहिएगा कि जैसा कि दावा किया गया था कि रेन इमरजेंसी नाफिज की गई है, तो क्या इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन बाद औकात यहाँ हमने ये देखा कि पंप खराब पड़े, खुसूसन FTC के इलाके में पंप खराब पड़ा था, जहाँ ट्रैफिक एहलकार ट्रैफिक की रवानगी के बजाय उन गाड़ियों को धिक्का दे रहे थे जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी। तो इसका मतलब ये है कि जो ऐलानात मुख्तलिफ इदारों की जानिब से किए गए, ठीक है। अरबाब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, मजीद इस हवाले से जो है वो आपसे बात करते हैं। सरदार सरफराज साहब को शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरफराज साहब, डीप डिप्रेशन का बताया गया था आपकी जानिब से, और ये भी कहा गया था कि साहिली पट्टी पे जो है वो तूफ़ानी का खदशा हो सकता है। अभी क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी भी डिप्रेशन ही की स्टेज में है। वो जो पिछले 3-4 दिन से एक तरह से उसको हम जिक्र कर रहे हैं अपनी एडवाइजरी में, और उसके बायस ही बारिशें हो रही हैं। सिंध के जनूबी अजला, खासकर जो कराची समेत उधर ठट्ठा, सुजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, इन एरियाज में अच्छी तेज बारिशें भी हुई हैं। अंदरून सिंध जो मीरपुर खास और बदीन वगैरह की तरफ, तो अभी भी डीप डिप्रेशन है। कराची से 250 किलोमीटर जनूब मशरक में मौजूद है। इंडियन जो बनता है वो रन ऑफ कच्छ कह लें, और हमारे बदीन के साउथ में एग्जैक्ट उसकी लोकेशन बनती है। तो प्रोबेबली अगले 10-12 घंटों बाद, यानी अर्ली सुबह या लेट नाइट किसी वक्त, ये जब समंदर में दाखिल होगा, खुश्की से समंदर में जाएगा, तो फिर चांसेस ये हैं कि ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए कि समंदर के ऊपर की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो फेवरेबल हैं इसके लिए, तो साइक्लोन बन सकता है कल। और डायरेक्शन, इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन वही वेस्ट या साउथ वेस्टवर्ड ही है। तो हमारी किसी साइली पट्टी को डायरेक्ट हिट करने का तो नहीं है साइक्लोन, एज ए साइक्लोन इसके हिट करने का खदशा या खतरा तो नहीं है, लेकिन इसके फैलाव की वजह से इसके इन्फ्लुएंस में तेज मूसलाधार बारिशें अगले 2 दिन मुतवक्के हैं, और तेज आंधी मुतवक्के है, और समंदर में तुगयानी डेफिनेटली वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है सरफराज साहब, तो ये जो मानसून का स्पेल है, ये जो चल रहा है अभी, ये मज़ीद कितने रोज़ तक जारी रहेगा और कितनी बारिशें मुतवक्के हैं, अगर खुसूसी तौर पर हम सिंध के हवाले से बात करें तो? बिल्कुल जी, ये अगले 2 दिन तो कम अज़ कम है, और हो सकता है कुछ एरियाज में जो वेस्टर्न सिंध है उसमें तीसरे दिन भी, यानी आज 29 अगस्त है तो आज भी चल रही है बारिश, और कल 30 अगस्त और 31 अगस्त की रात तक चलेगा ये सिलसिला इसी तरह से बारिशों का। और हो सकता है किसी चंद एक जगहों पे, जैसे कराची हो गया, वेस्टर्न सिंध जो बलूचिस्तान के साथ लगता है, कराची उसमें, और ऊपर दादू डिस्ट्रिक्ट और कंबर शहदाद कोट और जामशोर, ये जो पट्टी है, हो सकता है इसमें 1 तारीख को भी हो। अच्छा, ये आगे बढ़ेगा तो जाहिर है हमारा जो आगे बलूचिस्तान का कोस्टल पट्टी है उसके साथ साथ उसके पैरेलल ओमान की तरफ इसके जाने के चांसेस हैं। तो जाहिर है कि फिर पूरा मकरान डिवीजन, हब डिस्ट्रिक्ट, लसबेला डिस्ट्रिक्ट, फिर आगे मकरान डिवीजन पूरा ही उसमें आ जाता है, और केच और अवारान डिस्ट्रिक्ट दूसरे, उन बलूचिस्तान के उन एरियाज में भी अच्छी तेज बारिश मुतवक्के है।
अच्छा, सरदार साहब ये कहिएगा कि सिंध के हवाले से तो आपने अपडेट किया, लेकिन मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में कैसा मौसम रहेगा, क्योंकि मानसून का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा जो है वो इस मानसून बारिशों से मुतासिर होता है, तो ओवरऑल क्या सिचुएशन रहेगी? देखिए जी, ओवरऑल भी जाहिर है ये जो लो प्रेशर डिप्रेशन पिछले 3-4 दिन से हमारे कुर्ब जवार में मौजूद है, सेंट्रल इंडिया से आगे होता हुआ फिर राजस्थान पे जब पहुंचता है तो उसके बायस सिंध में भी बैक वक्त पूरी कंट्रीज में मतलब मुल्क के बेशतर एरियाज में मानसून हवाएं दाखिल होती हैं और हो रही हैं पिछले 2 दिन से। तो 2 दिन से पंजाब में भी बारिशें कहीं कहीं चल रही हैं, इसी तरह से केपी में हो रही हैं, कश्मीर तक जा रहा है ये सिलसिला और गिलगित बल्तिस्तान तक जा रहा है। तो आपको याद हो तो एडवाइजरी जो इशू की गई थी कल या परसों इस्लामाबाद ऑफिस ने, तो उसने पूरे मुल्क का जिक्र था कि मुल्क के तमाम ही एरियाज में 31 अगस्त तक ये स्पेल चलेगा। 31 अगस्त तक अभी बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। अरबाब अली चांडियो हमारे से इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो नाज़रीन, पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी है और कई सूबे जो हैं इन बारिशों से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल है, इस पर हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। मानसून का नया स्पेल मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरसा रहा है। शदीद बारिशें बेशतर इलाकों में रहमत के बजाय जहमत बन गई हैं। सिंध के साहिली पट्टी पर समुद्री तूफान का खदशा, जिसके बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। बारिश से सिंध के कई इलाकों में निजाम जिंदगी मुतासिर हुआ। हैदराबाद, जामशोरो, मीरपुर खास, टंडुअला यार्ड, सजावल के कई इलाके पानी में डूब गए। उमरकोट में मानसून की बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर की गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहदाद कोट, जामशोरो और टंडुअला यार्ड में भी शदीद बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद वासा रावलपिंडी ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। लाहौर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, नारोवाल, चिन्योट समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल खूब बरसे, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मानसहरा में बारिश का सिलसिला 36 घंटे से जारी है, जिससे नदी नालों में तोगयानी आ गई। बारिश से महांड्री के मकाम पर चंद रोज कबल बनाया जाने वाला स्टील ब्रिज को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल की बंदिश से सैयार नारान और कागान में फंस गए। चित्राल में भी वक्फे से बारिश जारी। एबटाबाद बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश जारी है। लैंडस्लाइडिंग से मुजफ्फराबाद को इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा से मिलाने वाली सड़कें ब्लॉक हो गई। स्कर्दू समेत गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में भी बादल खूब बरसे। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कराक्रम हाईवे चल्लास्ता गिलगित सेक्शन गोनर फार्म के मकाम पर ब्लॉक हो गई, जिसकी बहाली का काम जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये स्पेल 31 अगस्त तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश बरसाने का बाइस बन सकता है। बारिशों के हवाले से क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में, आपने इस रिपोर्ट में देखा और उम्मीद ये की जा रही है कि गवर्नमेंट की जानिब से इस सिलसिले में इकदाम भी उठाए जाएंगे। एक और मुश्किल की बात कर लेते हैं, जो कि है महंगी बिजली, और इसके लिए भी खासे इकदाम सूबाई हुकूमतों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। महंगी बिजली से सताए अवाम को अब रिलीफ देने के लिए सिंध हुकूमत मैदान में आई है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध सोलर होम मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। इस मनसूबे से सिंध में 2 लाख खानदानों को फ्री बिजली मुहैया होगी। पहले मरहले में सिंध में 50,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। हुकूमत सिंध ने सोलर सिस्टम की फराहमी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के गुरबत स्कोर कार्ड की बुनियाद पर इन खानदानों का इंतखाब किया है। जबकि सिंध के हर ज़िले में 6,665 खानदान को फ्री सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। सोलर होम मनसूबे पर मजमूई लागत $32 बिलियन आने का इम्कान है। तो भाई सिंध के अवाम शिकवा कर रहे थे कि सिर्फ पंजाब और विफाक के लोगों को रिलीफ मिल रहा है, तो भाई सिंध के लोगों के लिए भी अब जो है वो जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शुएब, कहिएगा कि इस मंसूबे के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स है आपके पास, किस तरह से अवाम को रिलीफ दिया जाएगा? जी देखें, आज कराची में वज़ीर आला हाउस में ये तकरीब हुई है, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक थे। वहाँ पे उन्होंने ये जो सिंध की जानिब से जो सोलर सिस्टम फराहम करने का सिलसिला है उसका इफ्तिताह किया है, जहाँ पे सोलर सिस्टम जो है गरीब घरानों को दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी वहाँ पे मौजूद थे। उनका कहना था कि सोलर सिस्टम में 80 था 100 वाट्स की सोलर प्लेट शामिल है। इसके साथ साथ 18 एम्पियर की एक लिथियम बैटरी शामिल होगी, 1 अदद पंखा होगा, 3 बल्ब और मोबाइल चार्जर भी देंगे। जो पैकेज तकरीबन
तकरीबन बनता है सोलर सिस्टम की, इसकी कीमत का तयन किया गया है 50,000 रुपए के करीब। मुस्तहिक खानदानों को 80% रियायत के साथ ये 6,000 रुपए में दे रहे हैं। इस हवाले से ये बड़ी रियायत है कि उनको 50,000 की चीज सिर्फ 6,000 रुपए में पड़ेगी और 44,000 रुपए क्या उनको रियायत दी गई है। इसके साथ साथ ये जो सोलर प्लेट्स हैं, अभी पहले फेज में लड़काना और कराची के जिला मलीर के लिए इसकी 50,000 किट्स की पहली खेप जारी की गई है, जो कि आज से सोलर होम सिस्टम अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि ये जो ऑलरेडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख़ानदान या लोग रजिस्टर हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये होगा? अभी इस तरह का कोई चीज़ आज सामने नहीं आई कि ये सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत है, लेकिन ये सबसे पहले जो है जो मुतवसत तबका है, जो कि गरीब घराने हैं, उनको ही जारी किया जाएगा। ये चीज़ बिल्कुल वाज़े आज कर दी गई है और सबसे पहले फेज़ में कराची और लाड़काना का इंतखाब किया गया है, जहाँ पे ये जो सोलर सिस्टम फराहम किए जा रहे हैं। कुल जो है ये 2 लाख सोलर सिस्टम फराहम करने हैं, जो कि मंसूबे में रखे गए हैं और इसमें वक्तन फवक्तन जारी किए जाएंगे। सोलर सिस्टम जो है वाज़े तौर पे सिर्फ अभी फिलहाल गरीब घरानों को ही दी जा रहे हैं, क्योंकि उनसे बिजली के बिल भरने की सलाहियत नहीं है, लोग बिजली का बिल अदा नहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जब इस तरह का कोई मंसूबा शुरू होता है तो मफाद परस्त लोग बहुत ज़्यादा बीच में आ जाते हैं। कोई ऐसा मैकेनिज़्म बताया गया है कि शफाफियत इसमें रहेगी और जो डिज़र्विंग लोग हैं सिर्फ उन तक ये मंसूबा जो है उन तक पहुँचेगा? जी, ये बिल्कुल आपने वैलिड सवाल करा, क्योंकि सियासी जमातें होती हैं तो उनमें उनके कारकुनान हमदर्दों को पहले नवाजा जाता है, तो बिल्कुल आपका सवाल वैलिड है। ऐसी ही सूरत हाल में जो सूबाई वजीर तवानाई हैं नासिर हुसैन शाह, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसमें ट्रांसपेरेंसी रखें और इसको शफाफियत के साथ मंसूबे को मुकम्मल करें, क्योंकि 2 लाख सोलर सिस्टम जो है होम सोलर सिस्टम ये तकसीम होंगे, तो इसमें जाहिर सी बात है कि बाद में कोई सवाल ना उठे, इसलिए इन लोगों को ख्याल रखना होगा कि मुतासरीन ही जो हैं, जो कि सबसे ज़्यादा मुस्तहिकीन हैं, उनको पहले फेज में नवाजा जाए और उन्हीं को दिया जाए, ना कि कोई सियासी ताल्लुकात रखने की बुनियाद पे इसको तकसीम किया जाए। क्योंकि ये जो इकदाम है ये सिंध में पहली दफ़ा हो रहा है, तो आने वाले दिनों में इसके हवाले से मज़ीद चीज़ें पता चलेंगी। अभी क्योंकि ये जो सोलर होम सिस्टम है, इसकी 50,000 किट्स की पहली खेप जारी की गई है। अब देखते ये हैं कि ये कि जो किट्स हैं ये लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह से आगे बढ़ता है और फिर वो एनर्जी सेविंग के लिए किस तरह से यूज़ करके अपना बिजली का बिल कम करते हैं, क्योंकि बिजली के बिल से हर अमीर और गरीब इस वक्त तंग है। गरीब आदमी तो बिजली का बिल भरने से अब कासिर ही हो चुका है। जी अच्छा शुएब, जो अंदरूने सिंध छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, उन तक ये मंसूबा कैसे फ़ायदा पहुँचाएगा? क्या इस हवाले से कोई रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम तरतीब दिया गया या जो मकामी क़यादत है उसको ज़िम्मेदारी कोई सौंपी गई है? देखिए, इसमें पूरा क्योंकि सूबाई वजीर तवानाई खुद शामिल हैं, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शामिल हैं और इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी खुद भी लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह पंजाब हुकूमत अपनी चीज़ें आगे ला रही है तो सिंध हुकूमत भी अपने जो कारनामे हैं उनकी फहरिस्त में इसको शामिल कर रही है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से कोशिश करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम हो और मुस्तहिकीन तक ये पहुंचे। आज जब ये तकरीब हुई है तो सिंध काबीना के तमाम सूबाई सेक्रेटरीज, इसके साथ साथ सूबाई काबीना के अरकान और जो साबिक वज़रा आला हैं जिनमें कायम अली शाह साहब वगैरह और दीगर, वो भी यहाँ मौजूद थे और तमाम इसीलिए मौजूद थे कि वो तमाम अपने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होते हैं वहाँ के हवाले से अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट्स देंगे। सूबा सिंध के हवाले से ये भी बताया गया है कि इसके साथ साथ जो बिजली के पैदा की जाने की जो सलाहियत है उसको भी बढ़ाया जाएगा और आवाम को सस्ती बिजली मैसर आए, इस सिलसिले में भी काम किया जा रहा है। मंसूबा जो है वो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और तौर पर सूदमंद भी है और उम्मीद करते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं वो उन तक ये तमाम तर मंसूबे के फ़वाइद जो हैं वो पहुँचेंगे। और अब प्रोग्राम में बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अटूट अंग कश्मीर की। 95 साल से क़ैद की ज़िंदगी गुजारते मकबूजा कश्मीर के मुसलमान बुनियादी इंसानी हकूक़ और इंसाफ के मुंतज़िर नौजवान नस्ल तालीम के साथ साथ मौशरती और मौशी ज़िंदगी से महरूम, भारतीय जारहियत से मुतासिर नई कश्मीरी नस्ल तो आज़ाद और खुशगवार माहौल से भी नावाकिफ़ है। इंतहा पसंद मोदी हुकूमत का मकबूजा वादी पर कब्जे को दबाव बख्शने के लिए कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम का सिलसिला जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। इस हवाले से हमारे साथ हुर्रियत रहनुमा उज़ैर अहमद गज़ाली साहब मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। कश्मीर में आज भी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा गूंजता है और पाकिस्तानियों के दिल भी कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम, जिनके प्यारे, जिनकी फैमिलीज़ के कुछ लोग अभी भी मकबूजा कश्मीर में हैं और वहाँ पर जुल्म व सितम को बर्दाश्त कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर के उन लोगों का क्या कहना है, आपको वो दिखा दें।
फौज के जेर साया वो जो है जबर और जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। लॉकडाउन किया हुआ है और कर्फ्यू का समय है। लाखों हमारी माओ बहनों की असरतें दार हुई हैं। हमारे लाखों नौजवान शहीद हो चुके हैं। हमारे आधे उधर रहे, आधे इधर रहे। किसी की बीवी उधर रही है, किसी का बाप उधर रहा है, किसी की बहन उधर रही है, किसी के चाचे ताए सब। हम एक मुश्त इधर नहीं आ सके। किसी का बेटा शहीद होया, किसी का भाई शहीद होया, किसी के मामा शहीद हुए, किसी के 2 बेटे। यहाँ ऐसे भी 2 बेवे हैं कि जिनकी 2 बच्चे शहीद हुए। यहाँ आज तो हम मुसलमान हैं, हमारी यहाँ फलस्तीन का क्या हालात हो रहा है, हमारे गजा में इस क्या कितनी कत्ल गारत हो रही है। आलमी ताकतें जो हैं वो कुछ नहीं करते हैं। असल के साथ ये वो हिंदू हैं। पूरे अहले कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीर की अक्सरियती आबादी जो है मुस्लिम है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ जाना चाहती है। तो आज़ाद कश्मीर में बसने वाले कश्मीरी सवाल कर रहे हैं कि आलमी दुनिया क्या कर रही है, वो मकबूजा कश्मीर में रहने वाले बासियों का कुछ क्यों नहीं करती। इस पर बात करने के लिए हुर्रियत रहनुमा उज़ैर अहमद फ़ज़ाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। उज़ैर साहब, आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन बदकिस्मती से मकबूजा कश्मीर में रहने वाले जो अवाम हैं उन्होंने इस आज़ादी को हासिल करने के लिए अभी तक बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो आज़ादी हासिल नहीं कर सके। तो सिफारती तौर पर या सियासी तौर पर क्या करने की ज़रूरत है कि मकबूजा कश्मीर को भी हम आज़ाद कश्मीर कह सकें? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। गुजारिश इस तरह से है कि मकबूजा कश्मीर के जो हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं कि गुज़श्ता 70 बरसों से हिंदुस्तान वहाँ पे जबरन काबिज है। वहाँ पे हिंदुस्तान की 10 लाख काबिज गासिब अफवाज वहाँ पे मुसल्लत की गई हैं, जिनके पास बदतरीन काले कवानीन के तहत उनको लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं कि वो जब चाहें जहाँ चाहें किसी भी कश्मीरी को गोली मार सकते हैं और जब चाहें किसी भी कश्मीरी को उठा के जेलों में बंद कर सकते हैं। वहाँ पे बदतरीन किस्म की पाबंदियां हैं जो पूरी वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर इस वक्त नाफज की गई हैं।